हे दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों हम यहाँ पर डेली की तरह जो कि 3 बजे यहाँ पर मॉडल पेपर आपको सॉल्व कराते हैं और डेली आपकी यहाँ पर क्लास होती है। दोस्तों अगर आप लोग अभी तक अनअकैडमी ऐप से नहीं जुड़े हैं तो अनअकैडमी ऐप से जुड़ सकते हैं। इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है और यहाँ पर देख सकते हैं यूपीपीएससी कमबैक एक टेस्ट सीरीज लाई गई है, जिसमें से अगर आप लोगों की टॉप 25 रैंकिंग आती है तो आप लोगों के लिए गिफ्ट भी प्राइज किए जाएंगे, गिफ्ट भी आपको दिए जाएंगे। ठीक है, और इसके लिए याद रखिए टेस्ट सीरीज जब आप जाएंगे तो वहाँ पर एक कोड मांगेगा और उसमें कोड यूज करना है देव ट्रिक्स 10 का ही यूज करिएगा। ठीक है, तभी अनलॉक होगी और उसके माध्यम से आप लोग टेस्ट सीरीज दे सकते हैं। साथ ही में अनअकैडमी यहाँ पर देख सकते हैं यूपीपीएससी वीडियो एग्जाम के लिए भी यहाँ पर कोर्स उपलब्ध है। सबसे सस्ते और सबसे बेस्ट टीचर का यहाँ पर आपको पढ़ने को मिलेगा। देख सकते हैं कि आपका 1 मंथ का भी है, 3 मंथ का भी है और बहुत ही कम प्राइस में आपको है। इसी के साथ साथ अगर लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं तो लेखपाल के देख सकते हैं 3 मंथ का यहाँ पर 1000 रुपए, 6 मंथ का 1500 रुपए, 12 मंथ का यहाँ पर 2000 रुपए है। लेकिन यहाँ पर आपको कोड आपको यही यूज करना है, देव ट्रिक्स 10 का यूज करिएगा। ठीक है ना, लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दिया है। यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो यूपी पुलिस के लिए भी आपका कोर्स अवेलेबल है, बेहतरीन टीचर के साथ है। यहाँ पर देख सकते हैं 3 मंथ और आपका 6 मंथ, 12 मंथ का आपका कोर्स अवेलेबल है। लेकिन हमने आपको बता ही दिया है कि अगर एक्स्ट्रा 10% का भी आपको छूट दिया जा रहा है, याद रखिए 10% का छूट आपको दिया जा रहा है, जो कि अगर आप ये कोड यूज करेंगे, देव ट्रिक्स 10 का यूज करेंगे तो 10% का आपको छूट और आपको यहाँ पर मिलेगी। इसी के साथ साथ देख सकते हैं कम्बो ऑफर भी चला है हमारे अनअकैडमी में, जहां पर देख सकते हैं कि अगर आप यूपीपीएससी का कोई भी कोर्स लिए हैं और अगर आप लोग वीडियो एग्जाम का कोर्स लेते हैं तो उसमें भी आपको यहाँ पर छूट दी जा रही है। इसके लिए यहाँ पर देख सकते हैं आपको यही आपको कोड यूज करना है। और अगर आप लोग टेस्ट सीरीज में अभी तक ज्वाइन नहीं किए हैं तो हमारे टेस्ट सीरीज ज्वाइन जरूर करिएगा। यहाँ पर अनअकैडमी में आपका यूपीपीएससी लेखपाल मॉक टेस्ट भी आपको दिया गया है, जो कि आपके एवरी सैटरडे को आपको होता है। ठीक है, डेली सैटरडे को आपको टेस्ट होता है और इसी के साथ 100 क्वेश्चन भी होते हैं, कंप्लीट सिलेबस होता है। ठीक है ना, और इसमें भी वही सिस्टम है कि अगर एक रैंक फर्स्ट रैंकिंग से लेकर अगर आप 25 रैंकिंग लेकर आते हैं तो 1 ईयर्स का सब्सक्रिप्शन आपको फ्री में दिया जाएगा, जो कि देख सकते हैं 100% आपको है अगर 1 रैंकिंग है। इसी के साथ अगर 75% है तो आपको यहाँ पर 75% सब्सक्रिप्शन मिलेगा। इसी के साथ साथ आप लोग पुलिस के लिए भी अगर टेस्ट सीरीज है, अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो पुलिस के लिए भी टेस्ट सीरीज आपको अवेलेबल कराई गई है और इसमें भी आपका रैंक 1 से लेकर रैंक 25 तक आपके यहाँ पर सब्सक्रिप्शन है। अलग अलग प्रकार के यहाँ पर परसेंटेज के साथ आपको कोर्स की छूट दी जा रही है। ठीक है ना, और यहाँ पर देख सकते हैं कि वीडियो एग्जाम की वेटेज सीरीज है आपके, देख सकते हैं एवरी सैटरडे, वही हमने आपको बताया है। ठीक है ना, और जो आपका सिलेबस है उसी अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर टेस्ट दी गई है। और यहाँ पर देख सकते हैं कि आपके जो लोग यूपीपीएससी प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं, जीएस का पेपर फर्स्ट है, उसके लिए भी अगर आप वही सिस्टम है कि अगर आप यहाँ पर टॉप 1 से लेकर आप टॉप 25 तक लेके आते हैं तो यहाँ पर अलग अलग प्रकार की यहाँ पर आपको छूट दी जा रही है। 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन आपका प्लान किया गया है। ठीक है ना, और देख सकते हैं कि आपका कंप्लीट कोर्स प्रारंभ बैच एक चालू हो गया है। प्रारंभ बैच है यूपीपीएससी लोअर पीसीएस 2022 के लिए है, 5 मंथ में आपको क्लियर कराया जाएगा। तो आप लोगों को लिंक हमने प्रोवाइड करा दिया है, तो उससे जुड़ सकते हैं। और इसके लिए हमने बता भी दिया है कि आप लोग यहाँ पर अनअकैडमी ऐप जो कि लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, क्लिक करके वहाँ पर आपसे नंबर मांगेगा, नंबर डालिएगा और कैटेगरी जो हमने आपको बताया कैटेगरी वाइज आप लोग उस कोर्स तक, उस टेस्ट सीरीज तक आप लोग पहुँच सकते हैं। बेहतरीन टीचर भी होंगे और किसी प्रकार के आपके लाइव डाउट होते हैं तो वो भी आपके क्लियर किए जाते हैं और स्टडी मटेरियल जो पढ़ाया जाता है वो पीडीएफ फॉर्मेट में आपको दिया भी जाता है। अनलिमिटेड क्विज टेस्ट भी आप लोग लगा सकते हैं। बेहतरीन प्रकार की तैयारी आपकी यहाँ पर हो रही है। चलिए, तो देखिए आपका क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित प्रश्न संख्या 1 और 2 के वाक्यों में आए रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। कह रहा हुआ जिधर जीवन लहरा उठा, जिधर झुका प्रेम बरस पड़ा। यहाँ पर बताइए क्या ऑप्शन भरा जा सकता है। तो देखो कह रहा हुआ जिधर रुका जीवन, यहाँ पर जो आंसर है वो आपका ए नंबर भरा जाएगा कि वह जिधर रुका जीवन लहरा उठा, जिधर झुका प्रेम बरस पड़ा। यहाँ पर आंसर जो भरा जाएगा वो आपका ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, और कंटिन्यू आप लोग यहाँ पर नंबरिंग करते जाइएगा। ठीक है, और साथ में आप लोग काउंट करिए कि कितने क्वेश्चन आप लोग सही कर पा रहे हैं। ठीक है, चलिए, अंतर्राष्ट्रीय हिंदी कवि सम्मेलन स्वयं में बड़ा काम है। तो देखो दिया है अंतर्राष्ट्रीय कवि सम्मेलन, यहाँ पर देखिए क्या भरा जा सकता है। तो उसका क्या होता है, आयोजन होता है। याद रखिएगा कि अंतर्राष्ट्रीय हिंदी कवि सम्मेलन का आयोजन स्वयं में बड़ा क्या है, एक काम है। तो ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर। अगला क्वेश्चन दिया गया है सलिल शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। चलिए 3 जवाब दीजिएगा। सलिल शब्द का पर्यायवाची क्या होता है, सलिल किसे कहते हैं। चलिए यहाँ पर कुत्सा, सफरी, अनल या अंबु। तो इसका ऑप्शन बने आपका डी नंबर हो जाएगा, आपका अंब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अंब हो जाएगा। अंब, अंब मतलब होता है जल। क्या होता है भाई, जल, या तो हम लोग नीर कह सकते हैं या पानी, तोय, वारी, है ना, ये सब कह सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है आपसे प्रश्न संख्या 4, 5 लिखित वाक्यों में से सही वाक्य का चयन करना है। कह रहा है उसने शिमला जाना है, ये तो आपका नहीं सही दिया गया है।
फिर दिया है उसे शिमला जाना है, तो देखिए इसका ऑप्शन बी नंबर आपका हो जाएगा, उसे शिमला जाना है। इसका राइट आंसर जो बनेगा वो आपका बी नंबर राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है कि तुम इसका दाम देते जाओ। तुम इसके दाम देते जाओ, तो देते तो होगा नहीं भाई, मतलब ऑप्शन ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। तुम इसका दाम देते जाओ, यहाँ पर आंसर जो बनेगा ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहां पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, निम्नलिखित में से, अच्छा आपके दिमाग में इसके आया होगा, तो देखो दाम जो हमेशा होता है वो बहुवचन में ही होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? कौन सा शब्द आपका तत्सम है, यहाँ पर जवाब दीजिएगा। गेहूं, भभूत, सुई या अदरक। देखो हमने बताया था रा उड़ा होता है, और रा कहाँ पर उड़ा हुआ है? आपके डी नंबर पे उड़ा है, तो ऑप्शन क्या बनेगा? यहाँ पर डी नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए राम राम सभी को, राम राम सभी को, जय हिंद। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है, नाविक शब्द का संविच्छेद यहाँ पर क्या बनेगा? चलिए नाविक का संविच्छेद यहाँ पर देखिए, नाविक तोड़ेंगे तो बनेगा नौ, क्या बनेगा? नौ धन बनेगा। नौ धन एक मतलब ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर आपका राइट हो जाएगा। चलिए बताइए कौन सी इसमें संधि है? यहाँ पर संधि कौन सी है? हमने बताया था नाविक, है ना। नौ धन एक मतलब आपकी अ की मात्रा है, और अ की मात्रा के साथ जब विभिन्न स्वर होते हैं मतलब वो अयादी संधि में जाता है। तो इसमें कौन सी संधि है? अयादी संधि, याद रखिए अयादी बनेगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द का चयन करिएगा। यहाँ पर तद्भव शब्द आपका कौन सा है 8 नंबर में? तो देखो दिया गया प्रस्विन्य, ये तो है कदली विभूत, और आपका भभूत। भभूत जो आपका दिया गया है, यहाँ पर जो आंसर है 8 का ऑप्शन सी नंबर आपको हो जाएगा। याद रखिए इसका तत्सम क्या होता है? विभूति होता है, इसका तत्सम जो बनता है वो विभूति हो जाएगा। तो यहाँ पर आंसर बनेगा आपका सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है? चलिए 9 का ऑप्शन बताइएगा, वर्तनी शुद्ध। यहाँ पर देखो दिया है उज्ज्वल, तो ये तो गलत दिया गया है। कवित्री भी गलत दिया है। साहित्यिक, साहित्यिक ये भी गलत दिया है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? बी नंबर आपका राइट हो जाएगा, उज्ज्वल हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर साहित्यिक में क्या होता है? इसमें भी मात्रा आपकी लगी होती है ना, इस कारण से ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है प्रश्न संख्या 10 और 11 में, लोकोक्ति आपको बताना है, लश्कर में ऊंट बदनाम। चलिए बताइएगा, लश्कर में ऊंट बदनाम इसका सही अर्थ क्या हो जाएगा? चलिए 10 का जवाब देना है, 10 का आंसर क्या हो जाएगा? लश्कर में ऊंट बदनाम का अर्थ इनमें से क्या हो जाएगा? तो लश्कर में ऊंट बदनाम मतलब होता है दोष किसी का, परिणाम किसी और का। तो यहाँ पर ऑप्शन जो बनेगा वो आपका सी हो जाएगा। लश्कर में ऊंट बदनाम का अर्थ होता है दोष किसी का, परिणाम किसी और का। तो ऑप्शन बने आपका सी नंबर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा है, अंग अंग फूले न समाना, इसका अर्थ क्या हो जाएगा? अंग अंग फूले न समाना, इसका अर्थ इनमें से क्या बनेगा? तो देखो अंग अंग फूले न समाना मतलब होता है बहुत आनंदित होना। क्या होता है? बहुत आनंदित होना, मतलब ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कृतज्ञ शब्द का विलोम शब्द क्या होता है? कृतज्ञ मतलब किए गए उपकार को मानने वाला, और इसका विलोम हो जाता है कृतज्ञ, जो कि किए गए उपकार को नहीं मानता है। मतलब ऑप्शन जो बनेगा यहाँ पर जिसका भी ऑप्शन आ रहा है नंबर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, राजा सेवक को कंबल देता है, वाक्य में सेवक को कौन सा आपका कारक है? देखो हमने बताया था जब भी कभी देने की बात कही जाए, जब भी कभी देने की बात कही जाए तो आपको बिना सोचे समझे आपको तुरंत जवाब देना है कि संप्रदान कारक ही होगा। ऑप्शन में आपका डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, बिंदु शब्द का बहुवचन बताना है। बिंदु का बहुवचन क्या होता है? ही बनेगा, बिंदु का बिंदु हो जाएगा। या तो हम लोग इसका एक और का कर सकते थे, क्या बिंदुओं कर सकते थे, क्या यहाँ पर कर सकते थे आपके बिंदुओं, क्या कर सकते थे? बिंदुओं कर सकते थे। स्त्रीलिंग शब्द क्या होता है? भील का होता है, स्त्रीलिंग भीलनी होता है। यहाँ पर आंसर क्या बनेगा? आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर सी नंबर, भीलनी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित अनेकार्थी शब्द आपको बताना है। एक अर्थ आपको दिया गया है, दूसरा अर्थ आपसे पूछा गया है। कह रहा है एक शंख का एक अर्थ दिया है चंद्रमा, और इसका दूसरा अर्थ इनमें से क्या हो जाएगा? शंख का दूसरा अर्थ इनमें से राइट क्या बन सकता है? देखिए यहाँ पर आंसर क्या बन जाएगा, चलिए जवाब दीजिए भाई। यहाँ पर शंख का दूसरा जो अर्थ बनेगा, याद रखिए इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। अब जो होता है, क्या होता है? अब जो होता है, याद रखिए एक अर्थ हो जाएगा चंद्रमा और दूसरा इसका अर्थ हो जाएगा अब जो हो जाएगा। अगला आपसे दिया गया है, मैंने आम खा लिया है, वाक्य में प्रयुक्त काल आपको पहचानना है। चलिए अब इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए, मैंने आम खा लिया है, वाक्य में प्रयुक्त काल आपका कौन सा है? 17 नंबर का जवाब दीजिएगा। अब इस क्वेश्चन को अगर आप गलत करते हैं तो समझेंगे कि आप लोग दिमाग से काम नहीं खेलते हैं, है ना। चलिए पूर्ण भूतकाल है, अपूर्ण भूतकाल है, हेतु हेतुमत भूतकाल है, या आसन्न भूतकाल है? चलिए यहाँ पर देखिए इसका आंसर क्या बनेगा? सी नंबर। देखिए इस क्वेश्चन का अगर आप लोग गलत कर रहे हैं तो बताइए अब इससे अच्छा क्या हो सकता है? भाई हमने बताया था मैंने आम खा लिया, अगर ये हो जाता मैं आम खा चुका हूं। देखो अगर ये होता मैं आम खा चुका हूं, अगर चुका शब्द होता तब यहाँ पर पूर्ण कहते, लेकिन जब ऐसी बात की जाती तो हमेशा होता है आसन्न भूतकाल होता है। जैसे मैंने खाना खा लिया है या मैंने आम खा लिया है, तो यहाँ पर आसन्न होता है। याद रखिए यहाँ पर आंसर आपको बताना है डी नंबर। जब यहाँ पर लगा हो चुका हो, है ना, कि मैंने आम खा चुका हूं, ऐसे होता तो हम लोग पूर्ण की बात करते। तो यहाँ पर आंसर आपको डी देना है। ठीक है, चलिए
गलतियां सुधारिए, यही छोटी छोटी गलतियां जो हमेशा आप लोग पढ़ रहे हैं, और इन छोटी छोटी गलतियों को अगर करेंगे तो कब सुधार करेंगे आप ही बताइए। जब डेली वही करा रहे हैं तो भाई कब सुधार होगा आप लोगों में। चलिए क्वेश्चन नंबर आपको दिया गया 18 और 19 में, अगर ए बी में कोई सही है गलत है तो उसको सही करना है, अगर कोई गलती ना हो तो डी लगाना है। कह रहा है किसी कार्य के कर सकने की शारीरिक शक्ति साम कहलाती, ये पूछा गया है। देखिए क्या गलती है इसमें, गलती क्या है इसकी पहचान करिए। तो देखिए यहाँ पर गलती मिली है, आप बताइए क्या है। किसी कार्य के करने की शारीरिक शक्ति साम कहलाती है। यहाँ पर देखिए किसी कार्य के करने की, देखो यहाँ पर सकने दिया गया है तो सकने नहीं होगा, यहाँ पर सकने नहीं होगा, यहाँ पर करने की बात होती है ना, कि किसी कार्य के करने की शारीरिक शक्ति साम कहलाती है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन जो आपका बी वाला है गलत दिया गया है। अगला दिया गया है, मतलब यहाँ पर देखो वही चीज आपका दिया गया कर सकने, ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला दिया गया है, कह रहा आपसे महाविद्यालय के वार्षिक उत्सव के समय पर आचार्य महोदय ने वार्षिक प्रगति का विवरण प्रस्तुत किया, इसमें क्या गलती है या नहीं गलती है। चलिए तो देखिए यहाँ पर 19 वाले में, तो महाविद्यालय के वार्षिक उत्सव पर, महाविद्यालय के वार्षिक उत्सव, तो देखो यहां पर जो दिया गया है महाविद्यालय के वार्षिक उत्सव, ये आपका सही दिया है क्या भाई। देखिए इसमें क्या गलती है, क्या वार्षिकोत्सव के समय, तो देखो वार्षिकोत्सव हो रहा है तो के समय क्यों लगाया जा रहा है भाई। जब वार्षिकोत्सव है तो समय लगाने की जरूरत यहां पर नहीं है, क्यों भाई। यहां पर जब वार्षिक उत्सव होए तो ऑलरेडी एक समय को तो बता रहा है, जब समय को बता रहा है तो यहां पर जो समय है ऑलरेडी इसमें से आपका नहीं होना चाहिए, है ना। तो इस कारण से गलती आपके पहले में ही आपको हो गई है, ठीक है, समझ में आ गया होगा सभी को। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है जितेंद्री में कौन सा समास है, जितेंद्री में समास बताना है। जितेंद्री में समास क्या हो जाएगा। सब लोग भाई वीडियो लाइक कर दीजिएगा, जितने लोग जुड़ गए हैं, जितने लोग जुड़ गए हैं वीडियो को लाइक करिए थोड़ा सा, तब हमें थोड़ा सा एनर्जी मिले और थोड़ा सी स्पीड में हम यहाँ पर टेस्ट को सॉल्व भी करें। आप लोग भाई वीडियो के लाइक की संख्या जल्दी से बढ़ा दीजिए। चलिए तो देखिए जितेंद्री में कौन सा समास है 20 नंबर में, तो 20 का ऑप्शन बनेगा आपका यहाँ पर कर्म तत्पुरुष हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कर्म तत्पुरुष, मतलब इसे तोड़ेंगे कैसे, इंद्रियों को जीतने वाला। क्या होता है भाई इसमें, इंद्रियों को जीतने वाला को जब आपका आ गया तो कर्म आ गया कि नहीं, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है रात में विचरण करने वाले को कहा जाता है, रात में विचरण करने वाले को क्या कहते हैं। जो रात में विचरण करता है उसे बोलते हैं निशाचर। यहाँ पर आंसर बने आपका ए नंबर। अगला क्वेश्चन दिया गया है जिसके पास घर ना हो, जिसके पास घर ना हो उसे बोलते हैं अनिकेतन बोलते हैं, याद रखिए। अकिंचन मत लगाइएगा, अकिंचन होता है जिसके पास कुछ ना हो, लेकिन यहां पर पूछा है जिसके पास घर ना हो उसे बोलते हैं अनिकेत बोलते हैं, ठीक है। अगला यहां पर दिया गया गद्यांश, गद्यांश को पढ़ना है। और प्रेम की भाषा शब्द रहित है, नेत्रों की कपोलों की भाषा शब्द रहित है। तो देखिए यहां पर दिया गया प्रेम की भाषा कैसी है, प्रेम की भाषा कैसी है, शब्द रहित है। यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका डी नंबर आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। और ये गद्यांश तो आपने बहुत बार पढ़ा होगा। यहाँ पर अरण्य का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, अरण्य का शाब्दिक अर्थ इनमें से क्या होता है, तो भाई जंगल होता है, जंगल होता है। और इसमें गद्यांश में जो शीर्षक दिया है किसके बारे में दिया गया है, तो देखिए यहाँ पर जो आपका हो जाएगा सच्चा आचरण के बारे में दिया गया था, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आइए यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू किया। बताइए भाई कि गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन जो शुरू किया था वो कब शुरू किया था। यहाँ पर आंसर जो आपका राइट होगा क्या हो जाएगा, चलिए 1942। चलिए 1942 ऑप्शन लॉक करते हैं। यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा 1942 हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए यहाँ पर हमने बताया था 8 अगस्त को शुरुआत हुई और 9 अगस्त को यहाँ पर आंदोलनकारियों ने ऑपरेशन जीरो आवर चलाया था, जिसके तहत इनको गिरफ्तार भी कर लिया था, ठीक है ना। तो यहाँ पर आंसर जो हो जाएगा आपका बी नंबर हो जाएगा। तो एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि एक ऐसा आंदोलन बताइए जो स्वतः आंदोलन था। तो ये याद रखिए जो ये आंदोलन रहा है, भारत छोड़ो आंदोलन, ये स्वतः आंदोलन रहा है। मतलब पहले दिन काफी लोग इसमें शामिल थे, लेकिन इसके बाद उनको क्या किया गया, ऑपरेशन जीरो आवर तहत उनके गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन फिर भी ये आंदोलन क्या था, ये सक्रिय रहा था, याद रखिए। तो ये क्वेश्चन आपका कई बार पूछा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है हाल ही में 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया, जिसे पहली बार मनाया गया था। यहां पर बताइए इनका आंसर क्या हो जाएगा। चलिए अब इतनी दूर पहुंच गए हैं, क्वेश्चन नंबर 19 में इतनी दूर पहुंच गए हैं। अब आप ही बताइए 19 नंबर में कहां तक हम पहुंचे, बताइए 19 नंबर में क्या समस्या थी आपकी। उसमें दिया गया था महाविद्यालय के वार्षिकोत्सव के समय दिया गया था। तो ये बताइए जब वार्षिकोत्सव होता है, जैसे 26 जनवरी है तो 26 जनवरी उसी दिन की बात होगा ना, तो समय उसमें दिया गया था। वार्षिकोत्सव समय दिया था तो समय नहीं लगाना था ना। एक बार आप देख लिया करें, हर चीज टीचर से ही पूछते हैं, लेकिन जब हमने बता दिया उसमें समय दिया है, वार्षिकोत्सव दिया है और समय दिया है, तो दोनों चीज एक साथ कैसे लिखेंगे, नहीं लिखेंगे ना। तो एक बार थोड़ा सा आप लोग भी देख लिया करें। इसके बाद जब नहीं समझ में आता है तो उसका स्क्रीनशॉट ले लिया करें। जब हम बहुत ज्यादा दूर पहुंच जाएं, पढ़ाते पढ़ाते जब दूर पहुंच जाएं तो उसका स्क्रीनशॉट ले लिया करें और टेलीग्राम पे क्वेश्चन भेज दिया करें। टेलीग्राम पे भेज देंगे तो उसमें दूसरे लोगों को भी दिक्कत नहीं होगा और किसी को दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। चलिए तो देखो यहाँ पर दिया गया है कि हाल ही में 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया, जिसे पहली बार मनाया गया कब। चलिए यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा 52 नंबर में। तो 52 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, 2003, 2005, 2009, 2010 क्या बनेगा।
तो चलिए यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा ये नंबर 2003 में बनाया गया था, याद रखिए इसको ऑप्शन में आपका ये नंबर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित क्षेत्रों के शासन से या प्रशासन से संबंधित है। चलिए जो आपकी जनजाति हैं उनके प्रशासन से संबंधित पूछा गया है, तो यहाँ पर आर्टिकल नंबर 244 है। क्या आर्टिकल नंबर 244 ये अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजातियों के क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है, जिसका भी ऑप्शन सी आ रहा है बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है भक्ति आंदोलन को उत्तर भारत में लाने का श्रेय इसमें से किसको जाता है। चलिए भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत लाने का जो श्रेय है वो किसे है, तो स्वामी रामानंद है, याद रखिए स्वामी रामानंद यहाँ पर आंसर बने आपका सी नंबर राइट हो जाएगा। अब एक क्वेश्चन ये बनता है रामानंद कबीर के गुरु थे, याद रखिए कबीर दास के जो गुरु थे आपके रामानंद दास थे, तो यहाँ पर आंसर आपका बनेगा सी नंबर। अगला क्वेश्चन दिया गया है पीपी से क्या तात्पर्य है। चलिए पीपीपी से तात्पर्य क्या होता है, इसे बोलते हैं पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, ऑप्शन बी इसका बन जाएगा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, इसका ऑप्शन में आपका बी नंबर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि दिसंबर 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश ने अपना सर्वोच्च पुरस्कार प्रदान किया। चलिए बताइएगा कि दिसंबर 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश ने अपना सर्वोच्च पुरस्कार प्रदान किया, यहाँ पर जवाब दीजिएगा 56 नंबर में। चलिए 56 का ऑप्शन क्या बनेगा, तो देखिए इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका नंबर भूटान ने किया था। किसने, तो भाई याद रखिए समय भी दे दिया गया है, दिसंबर 2021 की बात हो रही है, तो यहाँ पर भूटान ने किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया गया है जैव विविधता पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के पक्षकारों की 15वीं बैठक जो आपकी है को 15 कहां पर आयोजित हुआ है। चलिए यहाँ पर बताइए 15वीं बैठक जो आपकी हुई है ये कहां पर हुई थी, यहाँ पर आंसर बनेगा डी नंबर कुनमिंग जो कि आपकी चीन में है। कहां पर है, कुनमिंग जो कि आपकी चीन में है, यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा आपका डी नंबर। कुनमिंग क्या है, एक शहर है। ठीक है, कुनमिंग जो आपका है ये आपका शहर है चीन का। अगला क्वेश्चन दिया गया है भौगोलिक इतिहासकार के अनुसार भारत का प्राचीनतम पर्वत इनमें से कौन सा है। चलिए बताइएगा कि जो प्राचीनतम पर्वत है वो आपका कौन सा है। कई बार पढ़ा आपने अरावली पढ़ा है, ये भारत की नहीं पूरे विश्व में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं में आपका है, तो यहाँ पर आंसर का हो जाएगा आपका ये नंबर हो जाएगा। ये बताइए सभी लोग कि इस पर्वत का सबसे ऊंचा शिखर क्या है। चलिए बताइएगा कि इस पर्वत का सबसे ऊंचा जो शिखर है वो आपका कौन सा है। इसका सबसे ऊंचा शिखर है गुरु शिखर, याद रखिए गुरु शिखर हो जाएगा, गुरु शिखर। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया गया है हरित क्रांति आंदोलन कब से कब तक चला था। हरित क्रांति आंदोलन कब से कब तक चला, यहाँ पर जवाब क्या हो जाएगा, तो हरित क्रांति आपका जवाब क्या हो जाएगा, जवाब हो जाएगा आपका सी नंबर आपके 67 से 78 तक यहाँ पर आंसर बनेगा, यहाँ पर सी नंबर आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा कौन सा, आपका सी नंबर आपका हो जाएगा 67 से बनेगा। क्या बनेगा, 67 से हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है भारत में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली जो मिट्टी है वो आपकी कौन सी है। भारत में सर्वाधिक रूप से जो पाई जाती है मिट्टी वो आपकी कौन सी मिट्टी पाई जाती है। चलिए भाई जवाब दीजिए, इसका राइट आंसर यहाँ पर क्या बनेगा, राइट आंसर जलोढ़ मिट्टी। चलिए 60 का ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, सी नंबर है जलोढ़ मिट्टी जो आपकी है भारत में सर्वाधिक पाई जाती है, याद रखिएगा। और यहाँ पर भारत में देखा जाए गंगा और यमुना दोआब क्षेत्र में सर्वाधिक मात्रा में है। अगला क्वेश्चन दिया गया है विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है। चलिए सब लोग भाई पहले आप लोग जवाब दीजिए फिर हम जवाब देंगे, इसी कारण हम थोड़ा सा क्या है कि स्लो पढ़ा रहे हैं ताकि आप जवाब दें इसके बाद हम जवाब देंगे, नहीं तो क्या मतलब है कि आप लोग ऑनलाइन टेस्ट लगा रहे हैं पता भी ना चले, तो ऐसे तो रट्टा मारते पता चल जाएगा, है ना। तो आप लोग पहले जवाब दीजिए बाद में हम जवाब देंगे। देखिए यहाँ पर 61 का ऑप्शन हो जाए आपका, यहाँ पर विटामिन डी की कमी से जो होता है वो रिकेट्स होता है। क्या होता है भाई, तो आपका रिकेट्स होता है, 61 का ऑप्शन बनेगा, यहाँ पर आपका सी नंबर हो जाएगा। रिकेट्स बोलते हैं मतलब सूखा रोग होता है। ठीक है, चलिए और विटामिन ए की कमी से क्या होता है, विटामिन ए की कमी से होता है रतौंधी होता है। ठीक है, विटामिन सी की कमी से क्या होता है, स्कर्वी होता है। क्या होता है, स्कर्वी होता है। यहाँ पर विटामिन विटामिन बी3 की कमी से होता है पेलाग्रा रोग होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है प्रत्येक 2 वर्ष के बाद राज्यसभा के कितने सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं। चलिए बताइएगा कि प्रत्येक 2 वर्ष के बाद राज्यसभा के कितने सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं। चलिए तो देखिए इसका ऑप्शन हो आपका बी नंबर हो जाएगा 1/3। कितने भाई, 1/3 यहाँ पर आंसर बनेगा 1/3 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन द्वारा लाया गया था। यहाँ पर बताइए समाजवादी जो लाया गया ये किस संशोधन में लाया गया। चलिए कौन सा हो जाएगा, बी नंबर। चलिए बिल्कुल सही है, बी नंबर हो जाएगा। और ये कब लाया गया था, तो 1976 में। कब, 1976 में आपका लाया गया था। याद रखिए इस समय भारत की जो प्रधानमंत्री थी वो आपकी इंदिरा गांधी थी। ठीक है, इंदिरा गांधी थी और 3 शब्द आपके जोड़े गए थे, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। ठीक है, अगला बताइएगा कि भारत कोकिला के नाम से किसे जाना जाता है। यहाँ पर बताइए भारत कोकिला के नाम से किसे जानते हैं, लता मंगेशकर, सरोजिनी नायडू, इंदिरा गांधी या पीटी उषा। यहाँ से क्वेश्चन बनना ही बनना है,
याद रखिए यहाँ से क्वेश्चन आपका बनना ही बनना है। यहाँ पर पूछा गया है भारत कोकिला पूछा गया है, तो आंसर क्या बनेगा 64 नंबर में ऑप्शन बने आपका बी नंबर है, सरोजिनी नायडू है, सरोजिनी नायडू। ठीक है, लता मंगेशकर मत लगाइए, क्योंकि लता मंगेशकर जी को कहा जाता है स्वर कोकिला कहते थे। क्या कहते थे भाई? स्वर कोकिला कहते थे, ना कि भारत कोकिला। भारत कोकिला बोलते सरोजिनी नायडू को, स्वर कोकिला बोलते थे लता मंगेशकर को। ठीक है, तो दोनों पॉइंट एक साथ नोट करिएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है शुष्क सिल में प्रयुक्त कैथोड जो बने होते हैं वो किसके बने होते हैं? शुष्क सिल में, जैसे आपके घर पे सेल आप देखे होंगे, है ना, तो इसमें जो सेल में जो बीच में आपका होता है कैथोड, ये किसका बना होता है? क्या बना हो, किसका बना होता है? तो आप देखते होंगे इसको आप तोड़ देते हैं, अर्थात यहाँ पर जो 65 का ऑप्शन सी हो जाएगा, ये जस्ता बनेगा। जस्ता का होता है, किसका? जस्ता का बना होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है दीवार से प्रतिध्वनि सुनने के लिए न्यूनतम दूरी क्या होनी चाहिए? प्रतिध्वनि मतलब होता है जो आप लोग बोलेंगे, जैसे आपको मान लीजिए एक मंदिर है, इसमें जो आप बोलेंगे वही आवाज आपको सुनाई देगी स्पष्ट, तो ये आपकी कितनी दूरी होना चाहिए? चलिए यहाँ पर देखिए इसका आंसर जो आपका बनेगा लगभग आ रहा है जवाब बी नंबर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए बी नंबर हो जाएगा 17.2 मीटर होता है। यहाँ 17.2 मीटर, अच्छा हाँ, यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा आपका बी नंबर आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है अक्टूबर 2021 में राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? चलिए अक्टूबर 2021 में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पर देखिए ये जो आपकी प्रियंका कानूनगो, क्या है? प्रियंका कानूनगो को नियुक्त किया गया है NCPCR मतलब राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग का अध्यक्ष। अच्छा क्वेश्चन नोट करिए। अगला क्वेश्चन दिया गया है वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2021 में भारत का कौन सा स्थान रहा है? चलिए बताइए सभी लोग कि वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2021 में भारत का जो स्थान रहा है कौन रहा है? 94, 89, 92, 2000 या 101? तो देखिए भाई यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा डी नंबर 101 पे पायदान पर आपका आ चुका है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है विश्व का सबसे गर्म रेगिस्तान इनमें से क्या है? विश्व का सबसे गर्म रेगिस्तान यहाँ पर पूछा गया है, तो आपका हो जाएगा कौन सा? गोबी, मोजवे या थार या सहारा? तो याद रखिए यहाँ पर डी हो जाएगा, विश्व का सबसे गर्म रेगिस्तान है सहारा है। सहारा जो कि अफ्रीका महाद्वीप के उत्तर पश्चिम भाग में आपका पाया जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है रक्त का पीएच मान क्या होता है? रक्त का पीएच मान हमने बताया था कि जो रक्त होता है एक सच्चा होता है और झूठा होता है ना, सच्चा आंसू और आपका झूठा। तो सच्चा से क्या होता है? 7.4 होता है। ऑप्शन क्या बनेगा? यहाँ पर सी नंबर हो जाएगा। अगला बताइएगा कि मौर्य सम्राट अशोक के किस शिलालेख में कलिंग का युद्ध दिया गया है? बताइएगा मौर्य सम्राट अशोक के किस शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन दिया गया है? कलिंग युद्ध जो कि आपको पता है 261 ईस्वी पूर्व में ये आपका युद्ध हुआ था, और इस युद्ध का वर्णन जो दिया गया है 13वें शिलालेख में है। 13वां शिलालेख कौन सा है आपका? तो ये है आपका ऑप्शन डी नंबर है, यहाँ पर राइट हो जाएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है मेरठ छावनी में 1857 के सैनिक विद्रोह की तुलना कब हुई थी? चलिए मेरठ छावनी में 1857 के सैनिक विद्रोह की शुरुआत कब हुई थी? 72 नंबर में। तो देखो आपको याद होगा 10 मई, क्या 10 मई 1857 को मेरठ छावनी में सैनिकों ने विद्रोह किया था, याद रखिएगा। और यहाँ पर वीडी सावरकर जो थे, वीडी सावरकर नाम सुने होंगे, तो वीडी सावरकर ने 1857 की क्रांति को कहा था क्या? प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दी थी, क्योंकि यहां से क्वेश्चन ये बनता है कि प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की जो संज्ञा दिया किसने? तो वीडी सावरकर ने दिया था। ठीक है, अगला बताइए। क्वेश्चन दिया गया है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के फर्स्ट के तहत राज्य को कितने वर्ष की आयु के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाएगी? तो देखिए यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? तो आंसर बने आपका यहाँ पर 6 से 14 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 6 से 14 हो जाएगा। एक आर्टिकल आपने और पढ़ा होगा, आर्टिकल नंबर 45, जिसमें से कहा गया है 6 वर्ष तक, क्या उसमें होता है? 6 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क दिया जाएगा। वो आर्टिकल नंबर 45 है, लेकिन आर्टिकल नंबर 21 के फर्स्ट के तहत दिया गया है 6 से 14 वर्ष के उम्र के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दिया जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, ये 2002 में हुआ था संशोधन, याद रखिए 2002 में ये आपका संशोधन हुआ था। कौन सा नंबर का? तो 86 नंबर का संशोधन हुआ था, 86 नंबर का संशोधन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है राज्यसभा का पहली बार गठन किस वर्ष हुआ था? चलिए अच्छा क्वेश्चन है, बताइएगा राज्यसभा का पहली बार जो कह सकते हैं गठन हुआ था वो कब हुआ था? ऑप्शन क्या बनेगा? यहां पर हो जाएगा आपका 1952। कब हुआ था? 1952 में हुआ था। ठीक है, और आर्टिकल नंबर जो आपका 80 है उसमें इसका वर्णन भी आपको मिलता है। ठीक है, और यहां पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है परिवर्तक अर्थात जिसे बोलते हैं ट्रांसफार्मर, तो ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? बताइए भाई, जो ट्रांसफार्मर होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? परिवर्तक भी बोलते हैं, परिवर्तक। ये जो कार्य करता है वो किसका कार्य करता है ये बताइएगा। और जिन लोगों ने भाई वीडियो को लाइक नहीं किया है तो भाई वीडियो को लाइक शेयर जरूर करते रहिएगा। आप लोगों के शेयर और आप लोगों के सपोर्ट से ही यहाँ पर हम आपको डेली क्लास लेके आते हैं, है ना। तो आप लोगों का ही सपोर्ट है और आप लोगों के लिए मेहनत कर रहे हैं, तो इतना तो आप लोगों का फर्ज बनता है कि अगर हम किसी टीचर से पढ़ रहे हैं, मान लीजिए 1 मिनट की आप लोग टीचर हमें नहीं समझते हैं, हम जानते हैं कि आप लोग हमें अपना टीचर नहीं समझते हैं, तो ना समझिए, लेकिन जो व्यक्ति आपको पढ़ा रहा है तो कम से कम उसे लाइक शेयर जरूर करते रहिए, क्योंकि वही लाइक शेयर की वजह से है कि हम आपकी कंटिन्यूटी रहती है। नहीं तो आप ही बताइए, बहुत ऐसे चैनल होते हैं जो आपके साथ टाइम पास करते हैं, 2-4 दिन में एक क्लास दे देते हैं और इसके बाद
बाद क्लास होते हैं, ठीक है ना। चलिए तो देखो यहां पर दिया गया है परिवर्तक जिसे बोलते हैं ट्रांसफार्मर। तो ट्रांसफार्मर यहां पर क्या हो जाएगा, तो देखिए 75 का जो ऑप्शन बनेगा वो आपका बनेगा आपका बी नंबर। ये होता है विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। किस पर है, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ऑप्शन बने आपका बी नंबर। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा आपसे प्रदेश में मिड डे मील कार्यक्रम आरंभ किया गया था। प्रदेश में मिड डे मील कार्यक्रम आरंभ किया गया था, ये कब आरंभ किया गया था। यहां पर आंसर क्या हो जाएगा, मतलब होता है कि स्कूली बच्चों को स्वास्थ्य और शिक्षा हेतु सुधार किया जाए, ये 1995 को हुआ था। तो यहां पर ऑप्शन आपका सी नंबर हो जाएगा। 1995 में मध्याह्न भोजन योजना अर्थात जिसे बोलते हैं मिड डे मील का शुभारंभ किया गया था, ठीक है ना। तो इसका जवाब बने आपका सी नंबर। अगला क्वेश्चन दिया गया है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या का वृद्धि प्रतिशत इनमें से क्या हो जाएगा। वृद्धि प्रतिशत कितना है, तो देखो हमने आपको यूपी जीके में आपको बताया भी था कि ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। तो 20 दशमलव यहां पर जो जवाब हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, चलिए देखो 77 का जो एग्जैक्ट पॉइंट है, मतलब फिक्स वाला पॉइंट है, वो 20.23 हो जाएगा। इसका ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर हो जाएगा। अब ये क्या होता है, किताबों में बहुत प्रकार से आपने पढ़ लिया होगा, जल्दी जल्दी में पढ़ लिया होगा, एग्जैक्ट पॉइंट नहीं मिला है, तो इस कारण से यहाँ पर याद रखिए 20.23 इसका आंसर आपको लगाना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया है, पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा किस समिति की अनुशंसा पर प्रदान किया गया है। चलिए यहाँ पर बताना है आपका आंसर में से क्या हो जाएगा, पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा किस समिति की अनुशंसा पर प्रदान किया गया है। यहाँ पर 78 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, 78 का ऑप्शन हो जाएगा जो आपका दिया गया डी नंबर आपको दिया गया है, लक्ष्मी मिल सिंधवी समिति है। लक्ष्मी मिल सिंधवी समिति के द्वारा ही पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा समिति की अनुशंसा प्रदान की गई थी। 78 का ऑप्शन आपका डी नंबर राइट हो जाएगा, ठीक है। ये आपके संशोधन हुआ था 1992 में, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया है कि मुख्यमंत्री समग्र ग्राम विकास योजना का शुभारंभ किया गया। मुख्यमंत्री समग्र ग्राम विकास योजना का शुभारंभ किया गया, ये कब किया गया था, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 2018 था, 24 जनवरी 2018 को। याद रखिए 24 जनवरी 2018 को किया गया। उत्तर प्रदेश सरकार ने क्या स्वदेशी उत्पादों के प्रोत्साहन के लिए शुरुआत की थी, एक जिला एक उत्पाद, क्या एक जिला एक उत्पाद, इसी के तहत आपकी घोषणा की गई थी। तो यहाँ पर आंसर आपका बन जाएगा ए नंबर आपका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, कुशीनगर का मुख्यालय इनमें से क्या है। चलिए भाई कुशीनगर वाले जितने भी स्टूडेंट जुड़े हैं तो वो लोग बताएंगे कि यहाँ पर कुशीनगर का जो मुख्यालय है वो आपका कौन सा है। चलिए यहाँ पर हो जाएगा पड़रौना, है ना, बिल्कुल सही आप सुना रहा है। यहाँ पर भी हो जाएगा पड़रौना है, पड़रौना है, ठीक है। चलिए जो नौगढ़ है किसका है, सिद्धार्थनगर जिले का मुख्यालय है वो नौगढ़ है। नौगढ़ कहाँ का है, सिद्धार्थनगर का है। अगला क्वेश्चन आपसे अगला दिया गया है, कह रहा है 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या के संबंध में उत्तर प्रदेश का जिला जो है आपका सबसे बड़ा आपका कौन सा है, सबसे बड़ा जिला जो आपका है वो कौन सा है। यहाँ पर जवाब दिया जनसंख्या के आधार पर। तो जनसंख्या के आधार पर क्या हो जाएगा आपका जो प्रयागराज है, क्या है भाई, प्रयागराज जो आपका है जनसंख्या के आधार पर क्या है भाई, सबसे बड़ा है, याद रखिएगा, ठीक है ना, क्लियर है। अच्छा ये बताइए कि सबसे छोटा कौन है जनसंख्या के हिसाब से। यही क्वेश्चन में अगर आप मान लीजिए हम ये क्वेश्चन पूछ ले कि जनसंख्या के आधार पर सबसे छोटा जिला कौन सा है। चलिए सबसे छोटा जिला जनसंख्या के हिसाब में क्या हो जाएगा, तो महोबा हो जाएगा, बिल्कुल सही है, महोबा जो कि जनसंख्या के हिसाब से सबसे छोटा है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है, उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में रुई अर्थात कपास की स्वदेशी किस्म की बुआई का उपयुक्त समय निम्नलिखित में से कौन सा है। यहाँ पर देखिए जो कपास की खेती होती है आगरा जिले में, तो इसके जो बुआई का समय है अर्थात जो बोया जाता है वो कब होता है, तो ये होता है अप्रैल का जो पहला पखवाड़ा है। यहाँ पर आंसर जो बनेगा वो आपका सी हो जाएगा, अप्रैल का जो कह सकते हैं कि पहला पखवाड़ा है। तो इसका ऑप्शन बनेगा कौन सा, यहाँ पर 82 का ऑप्शन हो जाएगा आपका सी नंबर राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे निम्नलिखित में से किस आर्थिक क्षेत्र में कृषि जोतों का औसत आकार सर्वाधिक है। किस आर्थिक क्षेत्र में कृषि जोतों का औसत आकार सर्वाधिक है। हमने बताया था उत्तर प्रदेश को 4 आर्थिक क्षेत्रों में बांटा गया है। कितने, 4 आर्थिक क्षेत्रों में। पहला आपका है पूर्वी क्षेत्र, दूसरा है पश्चिमी, तीसरा है केंद्रीय क्षेत्र और चौथा है बुंदेल क्षेत्र। तो आप बताइए कि इनमें से जो आपका सर्वाधिक है वो आपका आकार जो सर्वाधिक है कहां पर मिलता है, इसका आंसर आपको जवाब देना है। यहां पर आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, चलिए सभी लोग जवाब दीजिए भाई। चलिए कौन सा आंसर जाएगा, पश्चिमी क्षेत्र हो जाएगा क्या भाई, यहां पर कौन सा बनेगा, बी नंबर आपका हो जाएगा पश्चिमी क्षेत्र। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है मुरादाबाद किसके लिए प्रसिद्ध है। चलिए यहां पर बताइए मुरादाबाद जो है वो प्रसिद्ध है, वो किसके लिए प्रसिद्ध है। यहां पर आंसर आपका राइट क्या हो जाएगा। चलिए यहां पर देखिए आपका जवाब 84 का बनेगा आपका सी नंबर, धातुओं की कलाकृतियों के लिए है। यहाँ पर ऑप्शन सी नंबर यहाँ पर राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय है। उत्तर प्रदेश का पुराना विश्वविद्यालय इनमें से कौन सा हो जाएगा। तो देखिए भाई पुराना पूछा गया है और पुराना इनमें से क्या बताएंगे,
इलाहाबाद बताएंगे ना, यहाँ पर आंसर सी बताना है, इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय, ऑप्शन सी नंबर यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है प्रसिद्ध चरकुला नृत्य संबंधित है, प्रसिद्ध चरकुला जो नृत्य है वो आपकी किससे संबंधित है, 86 नंबर में। तो देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ब्रजभूमि से है, यहाँ पर ऑप्शन जो बनेगा सी नंबर हो जाएगा, ब्रजभूमि से आपका संबंधित है चरकुला नृत्य जो आपका है। ठीक है, क्लियर है आपका। चलिए यहाँ पर महिलाएं जो होती हैं वो अपने सिर पर तेल के दीपक रखकर नकल मतलब नृत्य करती हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि उत्तर प्रदेश में ललित कला अकादमी क्षेत्रीय केंद्र कहाँ पर स्थित है। उत्तर प्रदेश में ललित कला अकादमी क्षेत्रीय केंद्र जो स्थित है वो आपकी कहाँ पर स्थित है। यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा आपका लखनऊ, जिसका ऑप्शन आ रहा है बिल्कुल राइट हो जाएगा, लखनऊ हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है महाजनी प्रथा का सर्वप्रथम उल्लेख निम्नलिखित में से किस प्राचीन ग्रंथ में हुआ है। महाजनी प्रथा का सर्वप्रथम उल्लेख निम्नलिखित में से किस प्राचीन ग्रंथ में हुआ है, 88 नंबर में। तो 88 का ऑप्शन हो जाएगा शतपथ ब्राह्मण। याद रखिए हमने कई बार पढ़ाया भी है, शतपथ ब्राह्मण इसका आंसर हो जाएगा, शतपथ ब्राह्मण हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए यहाँ पर 2-3 पॉइंट और भी हो जाते हैं। यह होता है कि सूबेदार को क्या कहते हैं, सूबेदार को, तो इसमें सूदखोर को, सूदखोर जो होते हैं सूदखोर, याद रखिए सूदखोर, तो सूदखोर को बोलते हैं कुसीदन कहा जाता है, कुसीदन कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया गया है कालपी नगर किस नदी के तट पर स्थित, कालपी नगर किस नदी के तट पर। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, तो देखिए यमुना नदी, जिसका ऑप्शन आया है बिल्कुल राइट हो जाएगा, यमुना नदी हो जाएगा। ठीक है, चलिए दिल्ली, आगरा, मथुरा ये सब शहर यमुना नदी के किनारे हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर देखो दिया गया है भारत में बेरोजगारी की समस्या मूलतः है, मतलब भारत में जो बेरोजगारी होती है वो किस प्रकार की बेरोजगारी होती है। तो देखो मौसमी, चक्रीय, संरचनात्मक या घर्षणात्मक। तो यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा सी नंबर। भारत में जो मुख्य रूप से होती है वो संरचनात्मक बेरोजगारी आपकी होती है। संरचनात्मक बेरोजगारी की मतलब क्या होती है कि जब बाजार में दीर्घकालीन स्थितियों में बदलाव आता है ना, तब ये होता है। तो ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका हो जाएगा आपका सी नंबर। जैसे मान लीजिए स्कूटर का उत्पादन बंद हो गया और कार का उत्पादन बढ़ गया, तो नए विकास के कारण क्या होता है, स्कूटर के उत्पादन जो लगे कर्मचारी हैं वो बेरोजगार हो गए, और जब बेरोजगार हो गए वो कार बनाने में लगेंगे, तो धीरे धीरे उसकी मांग बढ़ती है, तब उसका आकार बढ़ेगा। तो इसको बोल देते हैं संरचनात्मक बोलते हैं। ऑप्शन में आपका सी नंबर। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि काशी लालिमा किस फसल की एक उन्नत किस्म है। चलिए काशी लालिमा किस फसल की एक उन्नत प्रजाति है, काशी। तो देखिए यहाँ पर 91 का ऑप्शन बनेगा आपका डी नंबर हो जाएगा भिंडी। क्या है भाई, काशी लालिमा किस फसल की एक उन्नत प्रजाति है, भिंडी की है, ऑप्शन डी हो जाएगा भिंडी। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि खरीफ फसल की बुआई होती है, खरीफ फसल की बुआई होती है ये कब होती है। तो देखिए भाई खरीफ, खासे खरीफ हमने बताया था ये जून जुलाई में जब मौसम आता है, अर्थात मानसूनी फसल है। यहाँ पर आंसर आपका बनेगा ए नंबर आपका राइट हो जाएगा, जैसे कपास हो गया, धान हो गया, मूंगफली हो गया, है ना। अगला क्वेश्चन दिया गया है 1 बीघा कितने बिस्वा के बराबर होता है, 1 बीघा कितने बिस्वा के बराबर होता है। तो आप कहेंगे कि 1 बीघे खेत में कुल 20 बिस्वा होते हैं, तो आपका जवाब क्या हो जाएगा, यहाँ पर आंसर आपका बन जाएगा सी नंबर 20 बिस्वा हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि गिद्धा कहाँ का प्रमुख लोक नृत्य है, गिद्धा कहाँ का प्रमुख लोक नृत्य है। यहाँ पर आंसर देना है, आपका आंसर क्या बनेगा। चलिए 94 का ऑप्शन, 94 का ऑप्शन हो जाएगा आपका बी नंबर, पंजाब से हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा आपका बी नंबर पंजाब। अगला क्वेश्चन दिया गया है उत्तर प्रदेश में ग्राम पंचायत का चुनाव किस पद्धति से होता है। चलिए उत्तर प्रदेश में ग्राम पंचायत का जो चुनाव होता है वो किस पद्धति होता है, 95 नंबर ऑप्शन क्या बनेगा। तो देखो यहाँ पर क्या होता है, हम लोग डायरेक्ट चुनते हैं ना, डायरेक्ट मतलब होता है जनता के द्वारा चुना जाता है, मतलब ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका ए नंबर हो जाएगा। डायरेक्ट चुनते हैं, प्रत्यक्ष चुनाव होता है, जनता के द्वारा चुना जाता है ना। अच्छा अप्रत्यक्ष क्या होता है, क्योंकि एक वीडियो में हमने अप्रत्यक्ष बता दिया था गलती से, लेकिन हमने सुधरवा दिया था। अप्रत्यक्ष मतलब होता है जैसे मान लीजिए यहाँ पर आपका मान लीजिए जैसे आपके क्या हुआ, राष्ट्रपति का चुनाव करना है, तो राष्ट्रपति में हम लोग तो चुनते नहीं हैं, जो लोकसभा के सदस्य होते हैं, राज्यसभा के होते हैं, वो लोग चुनते हैं, उसको बोलते हैं अप्रत्यक्ष, है ना। तो यहाँ पर जो आंसर बनेगा ए हो जाएगा, प्रत्यक्ष हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि सती प्रथा निषेध अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था। चलिए बताइएगा, क्या आपसे सती प्रथा निषेध अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया। 96 का ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा, 96 नंबर में। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका नंबर आपके 1987 में। कब, आपके 1987 में यहाँ पर पारित किया गया था। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड का गठन किस वर्ष किया गया। चलिए केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड का गठन किस वर्ष किया गया था। 97 का ऑप्शन क्या बनेगा, तो यहाँ पर आंसर याद रखिए, इसका जवाब हो जाएगा 1953। 1953 मतलब ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला अवनालिका अपर्दन से अधिक प्रभावित है। चलिए कौन सा जिला है जो अवनालिका अपर्दन से सर्वाधिक प्रभावित है। 98 का ऑप्शन क्या बनेगा, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका बी नंबर इटावा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इटावा, इसका ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर। अगला क्वेश्चन दिया गया है खेतों में हुई अनावृष्टि, सूखा, अकाल, बाढ़ आदि से अपने उच्च अधिकारियों को अवगत कौन कराता है। मतलब खेतों में मान लीजिए अनावृष्टि, है ना,
मतलब जब बारिश नहीं होती है, ये सूखा होता है, अकाल होता है, बाढ़ होती है, तो अपने उच्च अधिकारियों को अवगत कौन कराता है? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये काम होता है लेखपाल का होता है। क्या होता है? लेखपाल का काम होता है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन राज्य सरकार का कर नहीं है? राज्य सरकार का कर नहीं है तो राज्य सरकार में अबकारी कर होता है, वाणिज्यिक हो जाएगा, व्यापार हो जाएगा, लेकिन आयकर जो दिया गया है, आयकर ये प्रत्येक व्यक्ति पर भारत सरकार द्वारा लगाया जाता है ना। तो आयकर कानून को शासित करने का वाला जो बंद है वो आपका 1981 में आया था। ये आपका आया था 1961 में, ठीक है, 1961 में ये प्रभावी होता है। ये केंद्र द्वारा होता है, याद रखिए कि जो आयकर होता है केंद्र सरकार द्वारा लिया जाने वाला, ये प्रत्यक्ष कर होता है, ठीक है। ये क्या है? प्रत्यक्ष कर है, लेकिन कैसे? केंद्र सरकार के द्वारा होता है। तो यहाँ पर आंसर आपका बनेगा आपका सी नंबर राइट हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से क्लास आपकी